हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने का रूल या क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन रीड करके आपको वीडियो पॉज करना है और आपको ट्राई करना है, वो सेल्फ से ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, कितने टाइम में कर सकते हो, सब एनालिसिस आप करें। अगर आपसे होता है बहुत अच्छी बात है, तो आप होने के बाद आप ये सोचें कि इसमें कहीं कॉन्सेप्ट बिगड़ा तो नहीं, कहीं मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं बना हुआ है, वो आप चेक कर लें। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो वीडियो प्ले करके उसका सॉल्यूशन नोट करें और उसके कॉन्सेप्ट को समझें, और साथ साथ ये भी समझें कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ, आप इस पर ध्यान दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो क्वेश्चन अगर बना है तो वो क्वेश्चन आपने पढ़ने के बाद आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आप ज़रूर सोचें। क्या ये कॉन्सेप्ट मिस किया हुआ था, क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं था, इस बात पर ज़रूर आप ध्यान दें। हर क्वेश्चन आपके लिए नया है, हर क्वेश्चन के लिए आपको फाइट करनी है, हर क्वेश्चन के लिए आपको यही सोचना है कि ये मुझसे हुआ तो अच्छी बात है, मैंने यहाँ पढ़ा था, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इससे आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तैयार होगा, इससे आपका धीरे धीरे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर के क्वेश्चंस का। सो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे कुछ, उसके बाद आगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज का थोड़ा सा डिफरेंस है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, जरूर इलेक्ट्रॉन का तो माइनस ई है, और अदर का है ई प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा ई इज ऑर्डर ऑफ। तो ये जो डेल्टा ई का डिफरेंस रखा गया है, इसका ऑर्डर आपसे पूछा है कि कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। तो आप सोचो कि एक हाइड्रोजन एटम, दो एटम्स रख दिए हाइड्रोजन के, एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ रख दिया, ठीक है, डी डिस्टेंस पे एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ रख दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो मैं इसकी चार्ज की बात करूँ, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो है माइनस ई और प्रोटॉन का है प्लस ई प्लस डेल्टा ई, तो इस टोटल हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज जो आएगा वो आएगा डेल्टा ई। इस पे भी चार्ज क्या होगा, सेम डेल्टा ई। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए चार्ज का थोड़ा डिफरेंस रखा गया है, इसलिए नेट चार्ज जो आ रहा है वो डेल्टा ई बन रहा है। अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आपको वैसे तो आपको पता है सेम होता है, तो एटम का टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो। बट यहाँ पर जानबूझ के दिया गया है थोड़ा डिफरेंस, इसलिए चार्ज बचता है क्यू और क्यू, डेल्टा ई और डेल्टा ई। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है डी। अब बोला है इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों है, और दोनों का नेट फोर्स जीरो है। अब आपको पता है नेट फोर्स जीरो कब होता है, दो फोर्सेस दे रखे हैं और नेट फोर्स बोला है जीरो है, इसका मतलब कि वो दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में होंगे और अपोजिट होंगे, इसलिए मैं इक्वल अमाउंट है इसलिए मैं एफ ई इक्वल्स टू एफ जी लिख देता हूँ। ठीक है, अपोजिट तो होंगे इसी, तभी तो डेफिनेटली कैंसिल करेंगे, तो अमाउंट में भी इक्वल होने जरूरी है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सो चार्ज के क्यू स्क्वायर, दोनों का चार्ज क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज जैसा कि आपको पता है डेल्टा ई है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह हम ले लेते हैं डी, डी स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल जी m1 m2, मास ऑफ आपको दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन mh दे रखा है, तो मास का स्क्वायर g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू आपको पता है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा ई की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट जी मास का स्क्वायर अपॉन k। ठीक है, सो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमें केवल आप आंसर देखोगे ध्यान से तो 10 टू पावर -20, -23, -37, और ये है -47, 10 टू पावर -47। ठीक है, ये 47 है, तो 47 इस मतलब आपको केवल ऑर्डर बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको ये बताना है कि 10 टू पावर माइनस के कितने जीरोस में लगेंगे। ठीक है, तो आपको देखो जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, मास का स्क्वायर दे दिया, तो मास में 10 टू पावर -27 है, इसका स्क्वायर करोगे -54 हो जाएगा। के कूलम्स कांस्टेंट में आपको पता है 10 टू पावर 9 आता है। ठीक है, अगर ओवरऑल निकालें इसमें तो आएगा अंडर रूट में 11 54 9 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 10 टू पावर -20 हो जाएगा।
11 + 9 20 इंटू 10⁻⁻54, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया 10 का, तो अंडर रूट निकालेंगे 20 का अंडर रूट 10 होगा, 54 का अंडर रूट 27 होगा। तो फिर आपको पता है यहाँ पर वैल्यू आएगी 10⁻⁻37। 54 का अंडर रूट निकालोगे मतलब पावर हाफ, 54 का हाफ हो गया -27 और 10 का हाफ हो गया, सॉरी 20 का हाफ हो गया 10, 27 और 10 हो गया 37। तो किस ऑर्डर में आया बच्चों? तो चार्ज जो आना चाहिए, डेल्टा ई जो आना चाहिए अंतर, वो आना चाहिए, जो ऑर्डर आया है वो 10⁻⁻37 के ऑर्डर में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ध्यान से आप पढ़ें इसको। अलग से नया पैटर्न का क्वेश्चन था, बिल्कुल नए तरीके से बनाया था। सपोज करके इमेजिन किया कि डेल्टा ई चार्ज इसमें गिवन है, एक्स्ट्रा चार्ज है, स्लाइटली डिफरेंट है, अब फिर नेट फोर्स 0 बोला है। तो जैसा आपको बोला है वैसा आपको करना है इसमें, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज एज शोन फिगर। इसमें जो गिवन है कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये चार्ज है, ठीक है। इसको चार्ज कर लिया और स्विच जो है आपका इस टर्न टू पोजीशन 2, ये फर्स्ट पोजीशन पे है फिलहाल, ये फर्स्ट पोजीशन पे मान लेते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, चार्ज हो रहा है। अब इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इसको स्विच को 2 पे ले जाओगे, तो इसका मतलब आपका जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है बैटरी से, उसको बैटरी से हटाकर दूसरे डिस्चार्ज या अनचार्ज कैपेसिटर से आप जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन किया था, फिर कर लेते हैं आज। देखो इसमें क्या होगा, और फिर पूछा है जब घुमा देंगे अपन, रोटेट कर देंगे, तो परसेंटेज इन स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, कितना एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो 17 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, हमने किया था, तो वापस इसमें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसकी एनर्जी निकालें, इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं इनिशियल, यू आई क्या होगा, यू आई हो जाएगा हाफ C2 है V², ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जो आई, इनिशियल एनर्जी यू आई इक्वल्स टू आ जाएगा V², ठीक है। फिर हमें बोला है इसको 2 को 8 से कनेक्ट कर दो, और जबकि ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसकी जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि अनचार्ज होता है, तो V2 क्या होगा, 0 होगा, जबकि V1 क्या है, वो तो V है। इसके पास तो इसका बैटरी का वोल्टेज है, वो तो अनचार्ज है, डिस्चार्ज है, उसका तो वोल्टेज ही 0 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, मतलब अगेन मतलब जैसे 2 कंडक्टर कनेक्ट करते हैं, 2 कैपेसिटर आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला। तो इसमें आपका कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉमन पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। देखो यू इनिशियल तो मैंने निकाल दिया, V² आ गया, कॉमन पोटेंशियल VC निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो C1V1 कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 से क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल मतलब दोनों के पास पोटेंशियल मिल जाएगा और दोनों की कैपेसिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो C1 तो है 2, V1 हो गया V, आगे C2 8 है बट V2 क्या है, 0 है, और नीचे C1 प्लस C2 मतलब हो गया 8 + 2 10, ठीक है। माइक्रोफैरेड हमने नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल, बिकॉज आपको वैसे भी ये पूरा न्यूमेरिकल रेशियो पर चल रहा है, कॉमन पोटेंशियल में भी रेशियो आ रहा है, एनर्जी लॉस में भी हम रेशियो ही लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो रेशियो में क्या होगा, माइक्रोफैरेड ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने माइक्रोफैरेड यूज़ नहीं करोगे तो भी आपका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप देखो ध्यान से कितना वोल्टेज आ गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया V/5, दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कॉमन पोटेंशियल दोनों पर सेम होता है जैसे कि आपको पता है, और वो है V/5। तो जब दोनों पर पोटेंशियल V/5 आ गया तो दोनों की फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं हम, दोनों की एनर्जी, मतलब मुझे सिस्टम की फाइनल निकालनी है, तो मैं पहली की एनर्जी क्या लिखूं, हाफ इंटू 2 इंटू V², दोनों का वोल्टेज कितना है, जोड़ने के बाद, ये डायग्राम जोड़ने से पहले का है, जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, VC² लेंगे, VC लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो पहले एनर्जी फॉर्मूला यहाँ पर, हाफ, मैं टोटल एनर्जी लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिखेंगे, हाफ C1 VC² प्लस हाफ C2 VC²। तो मैं क्या करूँगा, हाफ C1 प्लस C2 और VC² मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, दोनों में से हाफ भी कॉमन ले लिया, VC² भी कॉमन ले लिया। ये है हमारी फाइनल एनर्जी, और ये होती है हमारी फर्स्ट एनर्जी, U1 जो होगी वो हाफ C1 V², जो फर्स्ट एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर u फाइनल निकाल लेते हैं, 1/2, C1 C2 आपका 2 और 8 मतलब 10, और VC मतलब हुआ आपका V/5, इसका स्क्वायर कर लें तो V²/25, ठीक है। अब 25 × 2 हो गया 50, और ये मतलब V²/5 आएगा। तो फाइनल एनर्जी क्या आ गई, V²/5। इनिशियल एनर्जी क्या है, V² ओनली, और फाइनल एनर्जी क्या है, U है। फाइनल एनर्जी आ जाएगी V²/5। तो V²/5 इज फाइनल एनर्जी एंड V² इज इनिशियल एनर्जी। तो क्या आप एनर्जी का लॉस या एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं? दोनों के बीच में आपसे पूछा है लॉस निकालना है, डिसिपेटेड एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी लॉस निकालना है, और वो भी आपसे पूछा है परसेंटेज में आंसर, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालना है, इसका मतलब हम पहले तो अपन डेल्टा U एनर्जी लॉस निकाल लें, U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन U इनिशियल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। कितना लॉस हुआ है, कितना चेंज हुआ, लॉस आपको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं लॉस, इसलिए परसेंटेज चेंज हमने निकाल दिया, ठीक है। वैसे अब लॉस के लिए अगर आप लिखो, वैसे कॉमन फॉर्मूला मैंने बताया, लॉस हमेशा आपको मिलता है। लॉस कैसे मिलेगा, लॉस अगर लॉस निकालोगे केवल तो ये होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। शुरू में हमारे पास कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी बची, तो लॉस पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U इनिशियल कितना है V², फाइनली क्या बचा V²/5। तो V² में से V²/5 माइनस कर लो, V²/5 माइनस कर लिया, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी 4V²/5। दिस इज एनर्जी लॉस, ठीक है। तो 4V²/5 इज एनर्जी लॉस। अगर लॉस पूछा होता तो लिख देते 4V²/5। तो लॉस का अगर फैक्टर पूछा होता तो 4/5 होता है 0.2, ठीक है। तो डेल्टा U इक्वल्स टू हो गया 0.2V², ठीक है। 0.2V², 5 4 हो गया 0.2 नहीं 0.8V², सॉरी 0.8V², 4/5 क्या होगा 0.8 होगा, ठीक है। तो 0.8V² हो जाता। अब हमें चाहिए परसेंटेज में लॉस, तो परसेंटेज लॉस चाहिए, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो डेल्टा U अपॉन U इनिशियल इंटू 100 करके हम परसेंटेज लॉस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा U कितना है अभी, डेल्टा U है 0.8V², और U कितना है इनिशियल, वो है V², इंटू कर देंगे 100 और परसेंटेज से 100 करके परसेंटेज लिख देंगे। तो V² से V² हो गया कैंसिल। अब बचा 0.8 इंटू 100, तो 0.8 इंटू 100 हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये मिलेगा 80%, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ हमारा, एनर्जी लॉस इस केस में हुआ 80%। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन आगे चलें, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड K4 एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में दिखा हुआ है आपको, दिख रहा है, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। K1, K2, K3 एंड K4, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। तो इक्विवेलेंट निकालना है, तो प्लेट्स देखो इस तरह से जुड़ी हुई है, ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इनके बीच में कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर कट कैपेसिटर आपको दिख रहा है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अगर इसमें आपको पता है कि जितने मीडियम होंगे उतने कैपेसिटर हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 मीडियम से 4 कैपेसिटर हैं। अब इनमें से आपको ये चेक करना है कि कितने कैपेसिटर सीरीज़ में और कितने पैरेलल में हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर तो हो गए K1, K2, K3, एक प्लेट के 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हाफ डिस्टेंस पे ये कैपेसिटर है और हाफ डिस्टेंस पे अगला कैपेसिटर होगा, ठीक है। इसके बाद एक कैपेसिटर और है जो ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में हो गया।
ये 3 तो हो गए पैरेलल में और ये है K4 इसके साथ सीरीज़ में, ठीक है। तो आप देखो ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। इस डायग्राम को कुछ इस तरह से इमेजिन करोगे आप, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। 3 तो है सीरीज़ में और एक है आपका, सॉरी 3 तो है पैरेलल में, एक है आपका सीरीज़ में। तो 3 अगर सीरीज़ में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। सॉरी 3 सीरीज़ में क्या, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये C4 के साथ क्या है? C4 के साथ क्या है? सीरीज़ में है। तो टोटल अगर हम निकालें C इक्विवेलेंट तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/C4 प्लस 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/C4 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये है हमारे पास। अब फिर आपको C1, C2, C3 और C4 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मुझे बताओ टोटल एरिया ऑफ द प्लेट क्या होता है? A। टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होती है? D। हाफ डिस्टेंस इधर से ली गई, हाफ इसके पास आ गई। यहाँ पर एरिया हो गया 3 पार्ट में डिवाइड। इसके पास एरिया A/3, इसके पास भी A/3, इसके पास भी A/3। तो टोटल एरिया A/3, ठीक है, ये भी A/3 और बीच में भी A/3 है। ऐसे लेते हैं। टोटल एरिया ये था जिसको 3 एरिया A/3 A/3 A/3, डिस्टेंस क्या होगी? D/2। और उसकी बात करें तो उसके पास टोटल एरिया A ही है, मगर डिस्टेंस क्या है इसकी? डिस्टेंस हो जाएगी इसकी D/2। इनकी भी डिस्टेंस D/2 है सबकी, बट एरिया क्या है? A/3 है। तो इससे अपन कैपेसिटी तो निकाल सकते हैं, उनको फिर बाद में कंबाइन करना है। क्लियर? तो देखो अब ध्यान से, फिर आपको ये रिलेशन लिखना है। देखो इसमें क्या रिलेशन लिखना है कि ये जोड़ दिया ऐसे और इन सब की जगह एक कैपेसिटर हम ले लें तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मतलब सबका मिलाकर जो कांस्टेंट आएगा डाइलेक्ट्रिक, वो हमें निकालना है, ठीक है। अब ये जो पूरा इक्विवेलेंट मान लिया वो C इक्विवेलेंट ये रहा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? सबसे पहले हम C1, C2, C3 इनकी वैल्यू लिख लें। ये तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले C1 की वैल्यू आ जाएगी K1 A/3 और D/2, ठीक है। फिर C2 आ जाएगा 2K2, बस C2 में क्या होगा? K2 आ जाएगा। और C3 में क्या आ जाएगा? C3 में K3 आ जाएगा। ये सब सेम है, ठीक है। और C4 की बात करें अगर, तो C4 की बात करेंगे तो K4 A/D/2, तो ये 2 आ जाएगा। एरिया सेम रहेगा इसमें एरिया A/3 हो गया। फोर्थ वाले में एरिया A ही रहेगा और डिस्टेंस D/2 हो जाएगी। अब हमने जैसा पढ़ा कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C4 प्लस वो तीनों पैरेलल वाले कैपेसिटर हम जोड़ दिए हमने, ठीक है। तो अगर पूरा इक्विवेलेंट होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? हम लिखते K∈A/D, ठीक है। ε0 सब में आएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे आ गया D/K∈0, ये K इक्विवेलेंट हो गया। C4 की बात करें तो C4 की वैल्यू रख देते हैं। देखो D/K4 A/0 और यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि D/2 था इसमें, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तीनों को टोटल करना है, तीनों को। तो तीनों का टोटल हम कर सकते हैं। टोटल करेंगे, जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों का टोटल करके लिखना है। ध्यान से देखना, मैं टोटल करके लिख रहा हूँ तीनों का, इन तीनों का। तो जो कॉमन आएगा वो A/0/D तो सब में कॉमन आएगा, 2/3 भी सब में कॉमन आएगा। तो C1 में जैसे जो कॉमन आ रहा है मैं लिख देता हूँ 2A/0/3D, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? C1 में K1 आएगा, C2 में K2 आएगा और C3 में K3 आता है, बस। अब लेफ्ट और राइट में जो कैंसिल होता है सबसे पहले तो वो कैंसिल करें। A/0 कैंसिल हो जाएगा, A/0 और A/0 ये कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद D और ये वाला भी D कैंसिल हो गया, ये ऊपर लिखेंगे कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे तो बचा आपके पास K, ये तो चाहिए था। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2K4, राइट। और यहाँ क्या बचा? 3 ऊपर ले लो तो 3/2
K1 प्लस K2 प्लस K3। ये रिलेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूं, ऑप्शन चेक करूं सबसे पहले। तो मेरा तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सॉल्यूशन मुझे आता है उससे क्या, मेरा तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, देखो 1 ये 2 K आ गया, 3 K1 प्लस K2 और 1 K1 आ गया, ठीक है। तो K1 तो नहीं है हमारे पास, ये K1 और K2 ये तो गलत हो गया फर्स्ट, तो 1 में चाहिए, ये आपका होगा K1, ये K4 होगा, ठीक है। तो 2 K, 3 K1 प्लस K2 और ये आ गया आपके पास 1 K4, ठीक है। या फिर ये C और D में से एक ऑप्शन हो सकता है, देखें कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आप मिला सकते हो। देखो यहाँ पर क्या करें, 2 इधर से कॉमन लेके इधर लिख दो आप, 2 K, यहाँ से कॉमन लो, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ये आ गया 1 K4, ठीक है, प्लस और यहाँ आ गया 3 K1 प्लस K2 प्लस K3। तो क्या ये ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है हमारा, देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ये रहा, 2 K, 3 K1 प्लस K2 और 1 K4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है सी है। इसमें 1 K4 इधर है, 3 K1 प्लस K2 प्लस K3 है, इसमें 1 K4 आगे लिखा हुआ है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये होगा, नीट 2016 का क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट, अगला देखो। A parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V and disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant, है ना, which can fill the air gap of, now inserted in it which of the following is statement जो given है is incorrect। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा ये आपसे पूछा है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन मतलब कैपेसिटर दे रखा है पहले एयर वाला, और एयर वाले के कैपेसिटर की जो बैटरी थी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली, बैटरी हटा के और उनके एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था शुरू में ही कैपेसिटर की थ्योरी में कि जब चार्ज करके एक बार हम बैटरी को रिमूव कर लेते हैं तो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ना हो या घटना हो तो बैटरी कनेक्टेड होगी तो उस चार्ज को बढ़ा सकती है, ठीक है। बट अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो जाता है कांस्टेंट, फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। क्यों? ये कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी से, अब बैटरी आपने हटा ली तो उस पर जो चार्ज आ गया, जो आ गया वो तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कभी भी बैटरी को चार्ज करने के बाद बैटरी को जब आप रिमूव कर लोगे तो कैपेसिटर का चार्ज हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन देखें तो बोला है फर्स्ट ऑप्शन कि प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी जो है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी हो जाएगी, चेंज एनर्जी में चेंज जो आएगा वो इतना हो जाएगा। द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, ये ऑप्शन गलत दे दिया, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन पूछा था, आपको पता है बैटरी को हटाने के बाद इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें कि कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा बोल रहा है, जबकि आपको पता है बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, उसी को हटा लिया तो अब कैपेसिटर का चार्ज कोई नहीं बदल सकता, जितना चार्ज आ गया वो कंजर्व रहेगा। बट इसने कह दिया कैपेसिटर पे चार्ज कंजर्व नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका फोर्थ है जो उसका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तीनों ऑप्शन सही है, अगर कोई डाउट हो तो आप उस ऑप्शन में जाके उसको चेक भी कर सकते हो क्या ये सही है कि गलत है। अगला देखो, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर जो है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो प्लेट्स रख दी हमने, तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक प्लेट दूसरी को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि एक का चार्ज होता है प्लस, एक का चार्ज होता है माइनस, ठीक है। तो उन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आपसे पूछी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो आप, प्लस का चार्ज होता है, फर्स्ट प्लेट पे प्लस का चार्ज है सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है Q/A होता है, इस पे चार्ज माइनस का है, इस पे माइनस Q चार्ज होता है, ठीक है, सिग्मा माइनस में होता है। तो अगर ये प्लस का चार्ज है तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्लेट पर, उसकी वैल्यू आपको पता है वो होती है σ/2ε0। सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा σ/2ε0। ये प्लस प्लेट की वजह से कह लें हम, ये प्लस प्लेट है A और B प्लेट है माइनस की, तो EA ड्यू टू A प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा σ/2ε0। सिग्मा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो Q/A 2ε0 आ गया, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट ऑन बी मैंने लिख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे चाहिए फोर्स, तो फोर्स ऑन प्लेट बी, ये जो आएगा ये फोर्स ऑन प्लेट बी, तो प्लेट बी का चार्ज क्या है -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए। बी प्लेट का चार्ज -q, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए प्लेट की वजह से वो आ गया ई ए, और ई ए की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ई ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो आएगा -q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस साइन नेगेटिव प्लेट पे निकाला है इसलिए ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू मिल गई हमें, तो फोर्स की वैल्यू पूछी है, साइन या डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो वैल्यू मिल गई कि अपने पास q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ऑप्शन q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है क्या, नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला वैसे भी आपको ये याद होना चाहिए, q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ही सही, ये फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है प्लेट्स के बीच में लगने वाला। बट ये फॉर्मूला यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैच नहीं कर रहा है तो हमें तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको पता है इसमें क्या करना है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, C² V² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो मैच कर जाएगा, देखते हैं, C² V² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई अब a एप्सिलॉन नॉट भी नहीं दिख रहा मुझे, तो अब a एप्सिलॉन नॉट नहीं दिख रहा, इसका मतलब मैं c की वैल्यू पुट कर लूँ। c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू होती है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये c की वैल्यू, एक c की वैल्यू पुट की है, एक c को v² के साथ रहने दिया, तो ये CV² हो गया अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, a एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट करके अब तो आ गया, हाफ भी आ गया, d भी आ गया और CV², तो हाफ d और CV², हाफ d CV², देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, b, हाफ आ गया, CV² आ गया, d आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका b, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो एक कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा हो q, किसी कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया q यहाँ पर, ठीक है। क्यूब के लिए आपको पता है कॉर्नर पे अगर चार्ज होगा, किसी एक कॉर्नर पे रख दिया, मान लो सपोज कर लेते हैं यहाँ रख दिया q, ये q चार्ज है, ठीक है। तो q चार्ज होने के बाद आपसे बोला है कि फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो कॉर्नर पे आपको रखा हुआ q अगर है तो इसके आसपास कितने क्यूब्स और चाहिए होते हैं, आपको पता है 7 क्यूब्स और चाहिए, ठीक है, 7 क्यूब्स और चाहिए। तो इसका मतलब अपने पास, अपने क्यूब के पास जो फ्लक्स आएगा वो आएगा q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल हो जाएंगे 7 क्यूब्स। इमेजिन करते हैं हम, 7 क्यूब्स इमेजिन करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8, ठीक है। तो फ्लक्स इन ईच क्यूब वो कितना आ जाएगा, q/8 एप्सिलॉन नॉट, q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल आंसर इसका बताओ क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आंसर, 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q/8 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखो, अ चार्ज q is enclosed by Gaussian spherical surface of radius r. If radius is double, then outward electric flux will. क्या आपको पता है रेडियस डबल करने का मतलब इसमें साइज डबल हो जाएगा, शेप डबल हो जाएगा, मतलब साइज का बढ़ गया। तो क्या फ्लक्स के अमाउंट पर क्या इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। देखो मान लो +q चार्ज ये है, ये +q चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। तो ये जो जितनी भी लाइंस हैं, टोटल लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं 8 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, और नंबर ऑफ लाइंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज़ पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो एरिया ये ले लिया मैंने, ये r रेडियस का स्फीयर है, ये r रेडियस का स्फीयर मैंने इमेजिन किया, क्या रेडियस का, r रेडियस का स्फीयर इमेजिन किया, ठीक है। तो ठीक है, अब r रेडियस का सरफेस इमेजिन कर ले, तो कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 8, ये सारी लाइंस इससे पास हो रही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस पास हो रही हैं, ठीक। अब अगर मैं इस रेडियस को डबल कर देता हूँ, इस रेडियस को बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ, साइज़ बड़ी कर देता हूँ,
तो क्या फ्लक्स की लाइंस में है, इलेक्ट्रिक लाइंस में कोई चेंज आ रहा है क्या? ये तो जितनी पहले पास हो रही थी उतनी पास होंगी। इवन चाहे मैं एरिया को मैं छोटा कर लूँ, रेडियस को स्मॉल कर लेता हूँ, तो भी इतनी लाइंस पास होंगी। बड़ा करूँगा तो भी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस वही रहेंगी। इसका मतलब फ्लक्स का अमाउंट सेम रहता है। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा बी, रिमेन द सेम। करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिमेन द सेम। अगला देखो नेक्स्ट, इसके बाद अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी एंड एरिया इज ए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर इज। अब आपको वही एनर्जी को बताना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये इसमें पूछा है। बट आप देखो एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। बट ये एनर्जी इस फॉर्म में दी हुई नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड होती है जो एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर। बट क्या ये हाफ सी वी स्क्वायर की फॉर्मेट में है? नहीं है। तो क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसी ऑप्शन में वी भी नहीं दिख रहा है, मुझे किसी ऑप्शन में सी भी नहीं दिख रहा है, तो मैं सी और वी दोनों की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी और वी होता है आपका ई इंटू डी। वी की वैल्यू क्या होगी? ई इंटू डी। ठीक है, ये आपको पता है। ई इक्वल्स टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी आर होता है, या फिर वी अपॉन डी होता है। तो वी की जगह क्या रख दूंगा? ई डी। अब आ जाएगा ऑप्शन, बताओ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल होगा, एक डी कैंसिल हो जाएगा बस। ऊपर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से एक डी कट गया तो ये 2 बचेगा बस। तो हाफ आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट आ गया, ई स्क्वायर आ गया और डी आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सिंपल था, फॉर्मूला कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए सबको, क्या कैसे फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। अगला देखो, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, 2 तो प्लस क्यू हैं 2 माइनस क्यू हैं, फिगर के अकॉर्डिंग 2L के साइड के कॉर्नर्स पे रख दिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है आपको, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ए पॉइंट कहाँ है? प्लस क्यू के बीच में है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो लिख सकते हैं हम आराम से। कैसे लिखेंगे? पॉइंट का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो सबसे पहला पोटेंशियल इसकी वजह से आएगा के क्यू अपॉन एल, इसकी वजह से भी आएगा के क्यू अपॉन एल। तो ये 2 तो के क्यू हो गए, 2 तो प्लस क्यू हो गए, तो 2 प्लस के क्यू अपॉन एल तो ये आ गए। ठीक है, इनमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए ये वाला और ये वाला 2 पोटेंशियल माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस करने के लिए डिस्टेंस पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, बेस डिस्टेंस कितनी है? 2L, परपेंडिकुलर कितना L, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं क्या हम? हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है? 2L, तो 4L स्क्वायर, तो अंडर रूट 5L आएगा। हाइपोटेनस क्या होगा इसका? अंडर रूट 5L। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? हाइपोटेनस। तो क्या आ गया? अंडर रूट 5L। अब बताओ माइनस क्यू कितना पोटेंशियल देगा? माइनस क्यू देगा के क्यू अपॉन आर, तो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट 5L। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल लिखना है मुझे पॉइंट ए पर, ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल लिखना है। तो मैं 2 तो प्लस वाले लूँगा, प्लस के क्यू अपॉन एल, 2 तो प्लस वाले आ गए। ठीक है, और साथ में 2 माइनस वाले आएंगे, तो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट 5L। ठीक है, अंडर रूट 5L, L आपका अलग है, L अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट 5L आएगा, अंडर रूट 5 इंटू L। ठीक है, तो बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले ले, क्योंकि मैंने कॉमन लिया हुआ है, माइनस के साथ ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे। कॉमन क्या आएगा? 2 आ गया, K आ गया, Q आ गया, L आ गया, और 1 माइनस L भी ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन। K की वैल्यू अगर मैं 4 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? बी। पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं इजीली पोटेंशियल निकल जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद
अगला, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। ठीक है, तो फोर्स में दे रखा है आपको, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और नंबर ऑफ जो है आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आएगा तो हमें दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला हमें दे दिया है इसमें। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो K की वैल्यू तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू, चलो ऐसे मैं पहले Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू होगा एफ डी स्क्वायर अपॉन के अंडर रूट में। Q इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन के। अब F तो दे ही रखा है, चलो ऑप्शन में मुझे F तो दिख रहा है, और F दिख रहा है तो मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है, K में D भी दिख रहा है, और Q इक्वल्स टू मैं क्या पुट कर दूँ, एन ई। Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है ना, एन ई। इसका मतलब मुझे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग चाहिए थे, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 1/e अंडर रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन के। ये आंसर है, बट ये आंसर इसमें मैच करना है तो मैच कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। k की वैल्यू पुट करनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, और e को अंडर रूट के अंदर ले जाओ, तो e को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो k की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, f आ गया, d स्क्वायर आ गया, और e को अंदर ले जाएंगे अंडर रूट के, तो e स्क्वायर हो जाएगा। तब बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, क्लियर, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर के। तो एक वीडियो, एक पार्ट इसका और बाकी है, आज पार्ट सेकंड था, सेकंड वीडियो था, एक पार्ट और इसका हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।